बोले भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन नई दिल्ली बीपीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के संचालक और इस टीम के वरिष्ठ मार्गदर्शक डॉक्टर मनोज शास्त्री जी, हमारे बिहार के वरिष्ठ साथी मान्यवर गणपति मंडल साहब, बिहार के हमारे वरिष्ठ साथी बीपीएसएस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे बिहार के साथी मोहम्मद सुलेमान साहब, ये कार्यक्रम लगातार 28 मई से आरंभ है और इसकी कंटिन्यूटी और इसकी गंभीरता को देखकर जागृति के संदर्भ में ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। मैं इसके लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर माचनवार साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कह रहा हूँ। मैं कुछ कहूँ इससे पहले मैं अपने पूर्वजों को स्मरण करना चाहूँगा जिन्होंने भारत की मूल निवासियों की आज़ादी के लिए, उनके अंदर स्वाभिमान को जगाने के लिए, आत्म स्वाभिमान और आत्मचिंतन के प्रति सचेत करने के लिए जो कार्य किया, उनमें महात्मा फूले साहब, सावित्रीबाई फूले, शेख फातिमा, डॉक्टर लोहिया जी, हमारे बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब, इन तमाम अपने पुरखों को मैं आज नमन कर रहा हूँ और उनके त्याग, बलिदान और उन्होंने समाज को जागृत करने के लिए जो काम किया, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम नहीं है। बोले भारत में जो कोरोना वायरस का जो महामारी आरंभ हुआ है, ये बहुत बाद में आया, जबकि दुनिया वुहान से लेकर अमेरिका, यूरोप के देश के लोग काफ़ी पहले पीड़ित थे। ये जनवरी फरवरी का महीना वहाँ बड़े पैमाने पर पिकअप पर रहा। भारत में कोरोना का आगमन मार्च में हुआ और 24 मार्च को लॉकअप हुआ। इस लॉकअप के संदर्भ में भारतीय गांव और गांव की अर्थव्यवस्था पर ये एक संवाद, एक अपने विचार को आप तमाम लोगों तक पहुंचाने के लिए कोरोना के संदर्भ में भारतीय गांव और गांव की अर्थव्यवस्था और वहाँ के जनजीवन, वहाँ के मज़दूर, वहाँ की जनता, वहाँ के लोगों की दुर्दशा पर मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। आज़ादी के 70 साल बीत गए। आज़ादी के 70 साल बीतने के बाद इतनी बड़ी पलायन, इतना बड़ा भयावह मंजर दुनिया को देखने को नहीं मिला। एक बार भारत का बंटवारा भी हुआ, उस बंटवारे में भी भारतीय लोग धार्मिक आधार पर बहुत बड़ी जानी माली दुश्वारियों का सामना किया। उसमें भी बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, लेकिन उस पलायन की इतनी दुखद दशा नहीं रही जो आज देखने को मिली। भारत का पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों दिशाओं में जो महानगर हैं, कल कारखाने हैं, सुदूर इलाकों में जो मजदूर काम करते हैं, कल कारखानों में काम करने के बाद उनकी जो दशा है,
रोजी रोटी का, ठहरने का, उसको देखकर बड़ा ही भयावह मंजर उभरता है। लेकिन इन कारपोरेट घरानों ने अपनी मानवता को ताक पर रखने का काम किया और उन लोगों के सारे रिसोर्स को बंद कर दिया, उनकी सैलरी बंद कर दी, उनके रहने का आवास भी बंद कर दिया और एक तरह से उनको भगाने का काम किया और ये सारे के सारे मजदूर सड़कों पर आ गए। ये मजदूर कुछ साहस करके किराए के मकान में रह रहे थे, उन मकान मालिकों ने भी मकान खाली करवा दिया। 1-2 महीने का किराया ये दे नहीं पाए तो मकान भी खाली करा दिया। नतीजा इनके सामने बस एक ही नज़र आ रहा था कि वो अपने गांव को लौटे। और इस लॉकअप में कोई साधन नहीं, पूरे भारतीय रेल व्यवस्था लॉकअप, सड़कों का ट्रांसपोर्टिंग बिल्कुल लॉकअप। अब एक तरह से संघर्ष करके ये मजदूर पैदल निकल पड़े। कहीं कहीं मजदूरों ने ट्रकों का सहारा लिया, प्राइवेट गाड़ियों का सहारा लिया, उनमें भी बहुत ही भयावह स्थिति देखने को मिली। बहुत बाद में चलकर तकलीफ का अति होने पर एनडीटीवी ने जब इसका पर्दाफाश किया कि मजदूर रोज मर रहे हैं, मजदूर रोज पैदल चल रहे हैं, तब ये भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विषय बना। उसके बाद अखबारों में भी ये बात आने लगी। मैं धन्यवाद देता हूँ एनडीटीवी को, उसने भारतीय मजदूरों की दुर्दशा को बताने का काम किया, लाइट में लाने का काम किया। इससे दुखी होकर सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी अनदेखा किया। सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल अनदेखा किया। जब 2 महीना गुजर गया, हजारों मजदूर सड़कों पर मारे गए, बच्चे अनाथ हो गए, माँ की लाश सड़क पर पड़ी हुई है, बच्चा रो रहा है, अति हो गया। तब सो मोटो लेकर सुप्रीम कोर्ट सरकार को बताती है, सरकार को निर्देश देती है कि इन मजदूरों को वाहन के साथ उनके गांव तक पहुंचाने का कार्य किया जाए, उनके खाने पीने का। सुप्रीम कोर्ट ने भी कम अन्याय नहीं किया। आज़ादी के बाद भारत के गांव के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हुआ। भारत के गांव की जो हमारी खेती है, इन्हीं मजदूरों पर टिकी हुई थी। 90 के दशक तक खेती में अच्छा काम हुआ है इस देश के अंदर। इतनी बड़ी आबादी को आज अनाज की कमी नहीं है इस देश में। भारत के गोदामों में इतने अनाज हैं कि ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहती है कि हम 10 साल तक भारत की जनता को हम अनाज दे सकते हैं, खिला सकते हैं, इतने अनाज हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इन गरीबों को अनाज मुफ्त में बांट दिया जाए। ऐसा नहीं होता है। उसके बाद कई वर्षों के बाद मजदूरों की दशा को सुधारने के लिए यूपीए गवर्नमेंट ने मनरेगा दिया। मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद भारतीय गांव को एकमात्र मनरेगा ही एक कार्यक्रम मिला जो मजदूरों को एक आधार देता है। लेकिन मनरेगा का जिस ढंग से मूल्यांकन, सुपरविजन सरकार का होना चाहिए, वो नहीं होता है
और मनरेगा भी लूट का अड्डा बन चुका है पूरे देश में। मनरेगा के नाम पर गांव का बहुत ही भला हो सकता है, और गांव में जो एक तो मजदूर गांव का वो मजदूर है जो स्किल्ड मजदूर है, वो दक्ष मजदूर है, वो काम के प्रति उसकी अच्छी जानकारी है, तो उसके सामने कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो मजदूर जो भारत के सुदूर गांव से सुदूर हज़ारों किलोमीटर दूर जाकर किसी कल कारखाने में काम करते हैं, उन मज़दूरों पर मैं बात करना चाहूँगा कि वो मज़दूर आज गांव में आ चुके हैं, मरते कटते हज़ारों किलोमीटर की दूरियां तय करके वो गांव आ चुके हैं। और ये सरकार कोरोना को गांव-गांव तक भेजने का काम किया। अगर ये सरकार कोरोना को गांव-गांव तक भेजने का काम नहीं करती तो शायद ये दुर्दशा हमारे सामने नहीं होती। ये इतनी बड़ी भयावह महामारी का जो स्वरूप उभर कर सामने आ रहा है, प्रतिदिन कोरोना से पीड़ित जो पॉजिटिव रिपोर्ट आ रहे हैं, इस भयावह मंजर का जिम्मेवार एकमात्र ये सरकार है, मोदी की सरकार है। इसने कितनी बड़ी गलती की है, नासमझी की है। इन सारे मजदूरों को 2-3 माह पहले ही जो जहां थे वहां उनके रहने का, खाने का सारा प्रबंध किया जा सकता था। तो उस हाल में आज पूरे भारत का गांव कोरोना वायरस से पीड़ित नहीं होता। आज इतनी बड़ी महामारी का सामना आज हमें करना नहीं पड़ता। और अब भारतीय गांव की अर्थव्यवस्था पर सरकार चिंतित मुद्रा में आई है। अब 70 वर्षों के बाद ये तंद्रा टूटी है। भारत के गांव में 3-4 तरह के लोग रहते हैं। एक तो वो लोग रहते हैं जिनके पास ज़मीन होता है, जिन्हें हम लैंडलॉर्ड कहते हैं। एक वो लोग गांव में रहते हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास कोई खेत बधार नहीं है, वहाँ तक उनके रहने के लिए मकान तक नहीं है। वो किसी तरह से झुग्गी झोपड़ी बनाकर, मिट्टी का घर बनाकर रहते हैं, जो खेतों में काम करते हैं। एकमात्र वही उनकी जीविका का साधन होता है। एक तो वो लोग होते हैं, और तीसरा वो लोग गांव में रहते हैं जिनके पास 2-4 बीघा खेत है, जो पशुपालन करते हैं, जो मछली पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं। एक वो लोग गांव में हैं। भारत के गांव को आज़ादी के बाद ईमानदारी से सोचने के लिए 70 वर्षों तक हमारे राजनीति करने वालों को समय ही नहीं मिला। जबकि बार बार गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन आज गांव उपेक्षा का शिकार हो गया। भारत का गांव, भारत के गांव को जिस आदर, सम्मान, प्यार मिलना चाहिए, राजनीति का सहारा मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। हमारे गांव की उपज को बाजार नहीं मिला। हमारे गांव के उपज का किसान मेहनत करके, खून पसीना एक करके, कर्जा गुलाम करके धान, गेहूं, सब्जी की खेती करता है, लेकिन उसे बाजार नहीं मिलता है। बाजार में उसको उचित मूल्य नहीं मिलता है। अभी हमारे बिहार के कटिहार के एक साथी से बात हो रही थी। वो बोल रहे थे कि बिहार का जो मिथिलांचल बेल्ट है, वहाँ मक्का की खेती होती है और मक्के का उचित बाजार नहीं मिल रहा है। सरकार ने 1800 निर्धारित किया है,
लेकिन 1800 में सरकार नहीं ले रही है। कोई ऐसा सिस्टम सरकार ने डेवलप नहीं किया। मजबूर होकर किसान 1000-1200 में अपने मक्का को बेच दे रहे हैं। किसानों ने जो उपज की उसे गांव में उपज का उचित मूल्य मिल जाना चाहिए था, जो आज 70 वर्षों तक नहीं मिला। यानी गांव की खेती का मूल्य निर्धारण सरकार जरूर करती है, लेकिन सरकार लेती नहीं है और बीच में बिचौलिया आ जाता है और वो बिचौलिया गांव के किसानों से औने पौने भाव में उनके सामग्री को खरीद लेता है और बाजार में अच्छे कीमत पर बेचने का काम करता है। कोरोना महामारी के चलते, लॉकडाउन के चलते गांव की खेती से उपजा हुआ जो भी सामग्री है, फल सब्जी, जो भी उपज है गांव का, उसे आज बाजार नहीं मिल रहा है। उसे कोई साहूकार लेने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकार को सोचना चाहिए। और हमारी भारत की इकोनॉमी चौपट हो चुकी है। भारत की ही इकोनॉमी नहीं, पूरे दुनिया की इकोनॉमी चौपट हो चुकी है। एकमात्र एग्रीकल्चर ही एक सहारा है जिसे भारत को या दुनिया को उबारा जा सकता है, बचाया जा सकता है। इस हाल में मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि मनरेगा को कम से कम 250 दिन का निर्धारित कर दे और मनरेगा मजदूरों की सैलरी कम से कम 300 रुपया पर डे निर्धारित करे और मनरेगा का सुपरविजन, मूल्यांकन गंभीरता पूर्वक करे और प्रत्येक पंचायत में, ग्राम सभाओं में मनरेगा का सचिवालय स्थापित करके उस प्रोग्राम को जमीनी स्वरूप देने का काम करे। मनरेगा से गांव का बहुत बड़ा उद्धार हो सकता है। गांव की बेकारी को दूर किया जा सकता है। जो गांव में आज बेकार बदहाल लोग आकर बैठे हुए हैं, हाथ पर हाथ रखकर, वो किसी तरह से वो अपना दिन काट रहे हैं, उनके सर पर हाथ रखने का, प्यार देने का काम सरकार को करना चाहिए। और मनरेगा का जो फंड है उसे पंचायत स्तर पर, पंचायत और ब्लॉक की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसकी पारदर्शिता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए सरकार को। मैं तो यही महसूस कर रहा हूँ, आज़ादी के बाद राजनीति का जो तंत्र भारत में जो डेवलप हुआ, वह लूट तंत्र डेवलप हुआ। जो भी इस देश में जनप्रतिनिधि बनता है या जो हमारे सरकारी नौकरी में जो लोग आते हैं, वो हमारे ही बाल बच्चे हैं, हमारे ही लोग हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद वह सेवा के बदले में वह अलग से कुछ श्रम की कीमत मांगते हैं और मजबूरी में उन्हें देना पड़ता हो। ये बहुत ही बुरा हाल है ये। और इस बुरा हाल से मुक्ति देने के लिए इस कोरोना कार्यकाल में मैं चाहूँगा कि गांव की खेती, गांव की बागवानी, गांव का पशुपालन, गांव की सड़क, गांव की स्वास्थ्य सिस्टम, गांव का हेल्थ सिस्टम, जानवरों का हेल्थ सिस्टम, गांव के ग्रामीण मजदूरों का, ग्रामीण किसानों का स्वास्थ्य सुविधा सरकार तत्काल निर्धारित करे। कोरोना से लड़ने के लिए एकमात्र इस
इमरजेंसी, कोरोना इमरजेंसी पीरियड में जितना जल्द से जल्द केंद्र सरकार, राज्य सरकार के समन्वय बनाकर भारत के गांव में, भारत के प्रखंडों में अपने प्रोग्राम को गांव तक पहुंचाने का काम करे।